नमस्कार। स्वागत है आपका एक स्टोरीज पॉइंट में। मैंने न्यू कहानी स्टार्ट कर दी है जिसका नाम बदनाम ए इश्क। उस स्टोरी को भी एक बार सुनिए और प्यार दिखाई प्लीज। कहानी की तरफ। जश्न ने अति को खींचकर बेड पर बिठा दिया था और उसके उठने से पहले ही खुद उसकी गोदी में सिर रखकर लेट गया था। अति हैरानी से उसे ही देख रही थी। आखिर क्या है यह शख्स और चाहता क्या है? एक पल में गुस्सा करता है और अगले ही पल ऐसी हरकत करता है कि सामने वाला बिल्कुल चुप हो जाए। अति के लिए ये एहसास बिल्कुल नए थे। आज तक उसने कभी किसी के साथ इस तरह समय व्यतीत नहीं किया था और ना ही किसी से कभी आकर्षित हुई, लेकिन जश्न की शख्सियत उसे अनजाने एहसासों से रूबरू करवा रही थी। उसके दिल में उठती हल्की हल्की सी हलचल और उमंगे तूफान पर आ जाती जब जश्न उसके पास आता। उसके चेहरे पर गुलाबी रंगत बिखरने लगती थी, पेट में तितलियां से उड़ने लगती, हाथ पैर सुन्न होने लगते हैं, नजरें जश्न पर ठहर जाती और एक अलग सी गर्माहट शरीर को महसूस होने लगती है। जश्न ने उसका हाथ पकड़कर अपने बालों में रख दिया तो अति धीरे धीरे से उसके बालों को सहलाने लगी। मैं एक बात पूछूं आपसे? उसने बड़ी मुश्किल से कहा। जश्न ने धीमे से जवाब दिया और अपना चेहरा उसके पेट से जोड़ लिया और उसके बिल्कुल करीब कर दिया। क्या आप मुझे दोबारा उस जगह पर छोड़कर आएंगे? मतलब जवाब सुने बिना नहीं मानोगी? मेरे लिए यह सिर्फ एक जवाब नहीं है, अति ने रुआंसी सी होकर कहा। तुम यहां से कहीं नहीं जाओगी? जश्न ने जवाब दिया तो आज पहली बार उसके किसी जवाब से अति के चेहरे पर राहत के भाव आए, लेकिन अगले ही पल उसने फिर से सवाल किया। अगर आपके घर वाले मुझे वहां पर छोड़कर आने के लिए कहेंगे तो? कहा ना तुमसे, तुम यहां से कहीं नहीं जाओगी, ना ही किसी और के चाहने से और ना ही खुद के चाहने से, जश्न ने कहा और अपनी बाहें अति की कमर पर लपेट ली। उसकी छुअन से ही अति आगे की तरफ हो गई तो जश्न के होंठ उसके पेट से छू गए। एक सनसनी से उसके पूरे शरीर में फैल गई। नींद आ रही है, मुझे बार बार हिलो मत, जश्न ने कहा, लेकिन फिर अगले पल अति की आंखों से बहता आंसू उसके गाल पर गिरा। अति को कुछ समझ नहीं आ रहा था कि वो हंसे या रोए। वो उस जगह पर कभी वापस नहीं जाएगी। इस बात पर खुश हुए या फिर जश्न उसे यहां से भी कभी जाने ही नहीं देगा? इस बात पर रोए। लेकिन क्या वो इस घर से जाना चाहती है या यही रहना चाहती है? क्या है उसकी मर्जी और क्या है उसकी नियति? जश्न ने उसे थोड़ा सा कसा और बोला, मुझे बार बार रोने वाली लड़कियां नहीं पसंद। आप मुझे अपनी पसंद बनाना चाहते हैं? अति ने सवाल किया। जश्न ने उसका सवाल सुना लेकिन कोई जवाब नहीं दिया। अति थोड़ी देर तक उसके जवाब का इंतजार करती रही, लेकिन जब उसकी तरफ से कोई जवाब नहीं आया तो उसने अपना सिर बेड की टेक पर लगा लिया और आंखें बंद कर लीं। अगली सुबह हुई तो अति जश्न की बाहों में सिमटी हुई सो रही थी। जश्न ने अपनी आंखें तो अति का खूबसूरत चेहरा उसकी आंखों के बिल्कुल सामने था। उसे देखते ही उसे उसका कल का पूछा हुआ सवाल याद आया, क्या आप मुझे अपनी पसंद बनाना चाहते हैं? उसके चेहरे पर एक हल्की सी मुस्कुराहट आई, लेकिन अगले ही पल वो मुस्कुराहट गायब हो गई। वो अपनी जगह से उठा और पहले बालकनी की तरफ गया और वापस आकर अपने कपड़े लेकर बाथरूम की तरफ। करीबन 2 घंटे उसने अपनी दिनचर्या के हिसाब से बिताए। अति अभी भी गहरी नींद में सो रही थी और जश्न ऑफिस के लिए तैयार भी हो चुका था। जश्न ने उसे गोद में उठाया और ले जाकर शावर के नीचे खड़ा कर दिया। अति अपनी उनींदी आंखों से उसे ही देख रही थी कि एकदम से शावर का पानी उस पर गिरने लगा। ये क्या किया आपने? वो जल्दी से शावर साइड हटकर बोली, चुपचाप नहाओ वरना मुझे अपने कपड़े उतारकर वहां आना पड़ेगा, और फिर तुम्हारे कपड़ों का क्या होगा ये तुम जानती हो। जश्न ने लगभग धमकाते हुए कहा तो अति फिर से शावर के नीचे हो गई। यस गुड गर्ल, जश्न ने मुस्कुराकर कहा और वहां से बाहर आ गया। उसके जाने के बाद अति ने अपना मुंह बिचकाया और बोली, ऐसा लगता है बाहर भी ये इंसान अपना हर एक काम बंदूक की नोक पर करवाते होंगे। ओह, अगर मेरा ये काम नहीं किया तो गोली मार दूंगा, ये काम नहीं किया तो भेजा उड़ा दूंगा। अति शावर के नीचे ही अपने हाथों से बंदूक बनाकर निशाना लगाने वाला एक्शन करते हुए बोल रही थी कि सामने जश्न को एक बार फिर से देखकर उसकी बत्ती गुल हो गई। जश्न तीखी नजरों से उसे ही देख रहा था जो उसके कपड़े देने वहां वापस आया था। उसे देखते हुए ही अति ने अपने कपड़ों को जोर से पकड़ लिया तो जश्न पलटकर मुस्कुराने लगा।
मन ही मन ना जाने कितनी मन्नतें अति ने इस चीज की मांग ली कि जश्न यहां से सीधा बाहर जाए। लेकिन जब जश्न वहां से बाहर चला गया तो अगले ही पल वो उन मन्नतों से मुकर गई। जल्दी नहाकर बाहर आ रही हो या वापस अंदर आऊं? जश्न दरवाजे से ही बोला तो अति ने एक बार फिर से अपने हाथ जोड़ लिए और बोली, चढ़ाऊंगी। जिस जिसको जितने जितने का प्रसाद बोला है सबको चढ़ा दूंगी, बस इस मुसीबत से बचा लो। जश्न ने बाहर आने के बाद उसने की तरफ देखा जो वो कल लेकर आया था, लेकिन अति उसे जिस हालत में मिली उसके बाद वो उसे ये दे ही नहीं पाया, और फिर रात को भी उसका मूड ऑफ था। थोड़ी ही देर में अति नहाकर बाहर आई। उसने एक ब्लैक कलर का प्लाजो सूट पहना हुआ था और खुले गीले बाल जिनमें से पानी की बूंदें टपक रही थीं। गोरा रंग भी उसके सामने फीका पड़ जाए और ऐसी खूबसूरती कि खूबसूरत लफ्ज भी छोटा रह जाए। बाथरूम से आने के बाद वो आईने की तरफ बढ़ गई और अपने बाल बनाने लगी। जश्न ने उस बैग में से फोन निकाला और अति के सामने रख दिया। अति ने एक बार हैरानी से उसे और फिर जश्न की तरफ देखकर फिर से उस फोन की तरफ देखा। इस तरह देखोगी तो आंखों की पुतलियां बाहर आ जाएंगी और फिर इसे कभी यूज भी नहीं कर पाओगी। जश्न ने कहा तो अति अपनी जगह से खड़ी हुई और बोली, हमारे गांव में लड़कियां फोन नहीं चलाती, कहते हैं इसमें बहुत कुछ होता है जिससे लड़कियां बिगड़ जाती हैं। उसके कहने का लहजा देखकर जश्न खुद को मुस्कुराने से रोक नहीं पाया। जश्न ने वो फोन अपने हाथ में लिया और फिर अति का हाथ पकड़कर उसके हाथ में वो फोन रखते हुए बोला, बिगड़ने वाला जब तक खुद न चाहे तब तक उसे कोई भी नहीं बिगाड़ सकता। इसे हर वक्त अपने पास ही रखना। पर मुझे ये चलाना नहीं आता, अगर खराब हो गया तो? नया आ जाएगा, जश्न ने कहा और अपनी ब्लेजर पहनने लगा। और अगर वो भी खराब हो गया तो अति ने अपनी बड़बड़ जारी रखी, तो और नया आ जाएगा, अगर वो भी खराब हो गया तो। अति ने तो शब्द पर आकर कुछ ज्यादा ही जोर दिया तो जश्न एकदम से उसकी तरफ पलटा और उसकी ठोड़ी पर हाथ रख उसका मुंह बंद करते हुए बोला, तो घर पर दुकान खुलवा दूंगा, अब चले नीचे नाश्ता करने। जश्न ने आगे कहा तो अति का मुंह एक बार फिर से खुल गया। आज ये बंदा सच में उसे हार्ट अटैक देकर ही मानेगा। हम सच में नीचे जाएंगे? उसने चहकते हुए पूछा। आज से तुम नाश्ता, लंच और डिनर तीनों नीचे सबके साथ बैठकर ही करोगी, लेकिन उसके बाद चुपचाप इस कमरे में वापस आ जाओगी और यहां से बाहर नहीं जाओगी। जश्न ने कहा तो अति का मुंह एक बार फिर से उतर गया, लेकिन अगले ही पल नॉर्मल भी हो गया, ये सोचकर कि चलो इतनी छूट तो मिली। दोनों नीचे आए तो इस वक्त सब डाइनिंग टेबल पर ही थे और जश्न का इंतजार कर रहे थे, लेकिन उन्हें उम्मीद भी नहीं थी कि जश्न आएगा। उन दोनों को साथ देखकर वहां हर किसी के चेहरे पर अलग अलग भाव थे। कोई गुस्सा था, कोई हैरान, तो कोई बिल्कुल जलकर राख हो चुका था। जश्न आकर बीच वाली किंग चेयर पर बैठ गया, लेकिन अति खड़ी रही। क्या हुआ? बैठो यहां, उसने अपने पास वाली चेयर पर उसे बैठने का इशारा करते हुए कहा, लेकिन वो बैठती उससे पहले ही रागिनी जी अपनी जगह से खड़ी हो गई और गुस्से में चिल्लाते हुए बोली, तुम्हें सच में लगता है कि ये लड़की यहां बैठकर हमारे साथ खाना खाने लायक है? उनकी बात पर जश्न ने घूरकर उन्हें देखा और अपने हाथ में पकड़े हुए चम्मच पर अपनी पकड़ कस दी। अति उनकी आवाज से सहम कर पीछे हो गई। क्यों, अति के यहां बैठकर खाने में क्या प्रॉब्लम है? जश्न ने सख्त भाव से पूछा। ये तुम हमसे पूछ रहे हो? अगर प्रॉब्लम आपको है तो उसका कारण भी तो आप ही बताएंगे। ठीक है, अगर तुम हमारे मुंह से ही सुनना चाहते हो तो यही सही। मुझे नहीं लगता कि ये लड़की हमारे साथ बैठकर खाना खाने के लायक है। सिर्फ खाना ही क्या, इस घर में रहने के लायक भी है। ऐसी लड़कियां इज्जतदार लोगों के घरों में नहीं लाई जाती। अगर तुम्हें अपना मन बहलाना है तो बाहर जितना मर्जी इसके साथ समय बिताओ, लेकिन इस घर में इसकी कोई जगह नहीं। रागिनी जी ने जश्न को देखते हुए जवाब दिया। उनकी बात सुनकर अति की आंखों में आंसू आ गए थे। क्या गलती थी उसकी जो उसके चरित्र पर इतना बड़ा दाग लग गया। अब उसे वहां पर रुका नहीं जा रहा था, इसलिए वो पलटकर वहां से वापस कमरे में जाने लगी, लेकिन जश्न ने उसका हाथ पकड़कर उसे रोक लिया और उसे गुस्से से देखने लगा। उसके बाद उसकी गुस्से भरी नजरें रागिनी जी की तरफ घूमी और उसके साथ ही वहां बैठे बाकी दो शख्स पर भी, जिसमें उसका भाई हर्ष और उसकी बीवी मनीषा थी। और भी बहुत से लोग हैं यहाँ पर जो इस घर में रहने के लायक नहीं है, लेकिन फिर भी मैंने उन्हें इस घर में जगह दी हुई है। अगर किसी को बाहर निकालना ही है तो क्यों ना शुरुआत उन लोगों से ही करें। कहते हुए उसने अपनी तीखी नजरें हर्ष और मनीषा की तरफ घुमाई।
उसकी बात सुनकर हर्ष और मनीषा दोनों के चेहरे पर गुस्से के भाव आ गए। रागिनी जी भी गुस्से से इसे देख रही थी। शायद आप मेरा कल वाला जवाब भूल गई। कोई बात नहीं, बुढ़ापे में अक्सर याददाश्त कमजोर हो जाती है, इसलिए एक बार फिर से आपको याद दिला दूं। ये घर मेरा है और यहाँ कौन रहेगा? कौन नहीं, इसका फैसला सिर्फ और सिर्फ मैं करूंगा। और अगर आपको इस लड़की के साथ नाश्ता करने में इतनी ही प्रॉब्लम है तो पहले हम दोनों नाश्ता कर लें, उसके बाद आप आराम से खाना खाइएगा। जश्न ने मुस्कुराते हुए कहा तो रागिनी जी ने अपनी मुट्ठियां कस ली। उन्होंने अति की तरफ देखा जो सिर नीचे झुकाकर खड़ी थी, शायद अपने आंसू रोकने की कोशिश कर रही थी, और बोली, तुम सच में इस लड़की को यहां बिठाना चाहते हो? उन्होंने सामने रखी चेयर की तरफ देखते हुए कहा था। नहीं, बिल्कुल नहीं। उसके जवाब से रागिनी भी हैरान थी, लेकिन अगले ही पल उनकी आंखें बड़ी हो गईं जब जश्न अपनी जगह से उठा और अति का हाथ पकड़कर उसे अपनी चेयर पर बिठाकर बोला, वहां नहीं, यहां इस चेयर पर। जश्न को अति को उस चेयर पर बिठाते देख सबके चेहरे का रंग उड़ गया था। मनीषा, जिसका सारा ध्यान खाने पर था, एकदम से खांसने लगी। आज तक कभी इस चेयर को छूने की भी हिम्मत नहीं हुई मेरी, और ये महारानी सीधा यहां पर कब्जा करने लगी। अगर जरूरत से ज्यादा खाओगी तो यही हाल होगा, जश्न ने तंज भरे लहजे में कहा। रागिनी जी ने निराशा से जश्न की तरफ देखा और बोली, हमें यकीन नहीं होता कि तुम हमें इस तरह जवाब भी दे सकते हो। मैं हमेशा से ही ऐसे जवाब देते आया हूं। अगर सवाल पूछने वाले को मेरे जवाब से दिक्कत है तो सवाल पूछे ही मत। जश्न ने अति की साथ वाली चेयर पर बैठकर कहा और अति के सामने खाना परोसने लगा। अति तो एकदम हक्की बक्की उसे ही देख रही थी। उसे रागिनी जी को देखते हुए डर भी लग रहा था और जश्न पर हल्का गुस्सा भी आ रहा था कि वो अपनी मां को ऐसे कैसे जवाब दे सकता है और छोटी सी बात का बतंगड़ क्यों बना रहा है। अगर उन्हें उससे इतनी प्रॉब्लम है तो वो उसे यहां से भेज दे। उसे एक इज्जत भरी जिंदगी जीनी है जो वो कहीं भी रहकर जी लेगी, कोई छोटा मोटा काम कर लेगी और साथ ही अपनी पढ़ाई भी पूरी कर लेगी। लेकिन फिलहाल तो वो जश्न से कुछ भी नहीं कह सकती थी। लेकिन फिर भी उसने थोड़ी सी हिम्मत की और बोली, मैं कमरे में नाश्ता कर लूंगी। तुम्हारी राय पूछी क्या किसी ने? जश्न गुस्से में उसकी तरफ देखते हुए बोला तो उसने फिर से अपना सिर नीचे झुका लिया और चुपचाप नाश्ता करने लगी। रागिनी जी भी अपने गुस्से को दबाते हुए वहां पर बैठ गई। हर्ष के चेहरे पर जश्न को देखते हुए अलग ही गुस्सा था, लेकिन फिर भी वो चुपचाप नाश्ता करने लगा। नाश्ता खत्म होने के बाद जश्न अपनी जगह से उठा तो अति भी उसके साथ साथ ही खड़ी हुई। और कुछ खाना है? वो उसे देखते हुए बोला तो अति ने जल्दी से अपनी सिरना में हिलाया। तो जाओ ऊपर, और जब तक मैं नहीं आऊं तब तक नीचे आने की जरूरत नहीं। उसकी बात सुन अति जल्दी से सीढ़ियां चढ़कर कमरे में चली गई। उसके जाने के बाद रागिनी जी व्यंग से मुस्कुराई और बोली, सच को चाहे कितना भी छुपा लो, लेकिन वो बाहर आ ही जाता है। एक ना एक दिन ये लड़की भी दुनिया वालों के सामने आ ही जाएगी, तब किसी को क्या मुंह दिखाओगे? रागिनी जी ने कहा तो जश्न उनकी तरफ पलटा। जश्न सिंह, शेखावत दुनिया की परवाह नहीं करता। वैसे जश्न जी मानना पड़ेगा, आज तक कभी आपने मम्मी जी को पलटकर जवाब नहीं दिया, लेकिन इस लड़की ने न जाने आप पर ऐसा क्या जादू कर दिया जो आप इस तरह से उनके खिलाफ हो गए। मनीषा मुंह बनाते हुए बोली, जो मेरे खिलाफ होगा मुझे उसके खिलाफ जाने में कोई परहेज नहीं। ठीक है, नहीं होंगे तुम्हारे खिलाफ, लेकिन तुमसे इतनी तो उम्मीद कर ही सकते हैं कि तुम इस घर की मान मर्यादा का ध्यान रखो। जरूरी तो नहीं वो लड़की इस घर में रहकर तुम्हारे कमरे में ही रहे। इस घर में और भी बहुत सारे कमरे हैं, कोई भी कमरा उसके लिए तैयार हो सकता है। मुझे इस बारे में कोई बात नहीं करनी। अच्छा होगा आप सब अपनी जिंदगी पर ध्यान दें, जश्न ने कहा और बाहर दरवाजे की तरफ बढ़ गया। रागिनी जी ने उसे जाते देखा तो एक बार फिर से बोली, ठीक है, नहीं कहेंगे तुमसे कुछ, लेकिन इतना बता दो कि इस बार भी तुम महाशिवरात्रि की पूजा में शामिल होगे, या हमेशा की तरह इस बार भी कोई बहाना बनाकर आरती हमें ही करनी होगी। उसकी जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि इस बार की आरती मैं खुद करूंगा। सिर्फ आरती ही क्यों, महाशिवरात्रि से जुड़ी हर चीज मैं खुद करूंगा, जश्न ने बिना पलटे ही कहा और फिर घर से बाहर आ गया। वो अपनी गाड़ी की तरफ बढ़ ही रहा था कि उसका फोन बजा। उसने देखा तो यह उसके किसी खास आदमी का फोन था। उसने बिना कोई देर किया वो फोन रिसीव किया। सर, आपका शक बिल्कुल सही था। आपका एक्सीडेंट अचानक से हुआ नहीं था,
बल्कि किसी ने सोच समझकर करवाया था। और हो ना हो ये आपके किसी करीबी इंसान की ही सोची समझी साजिश है। फोन पर उस आदमी की बात सुनकर जश्न व्यंग से मुस्कुराया और फोन काटते हुए गाड़ी का दरवाजा खोलने लगा, लेकिन तभी किसी ने उसे पीछे से आवाज लगाई, जश्न जी। वो मीठी सी आवाज सुनकर जश्न पलटा तो अति दरवाजे पर खड़ी थी और घुटनों को हाथ लगाकर लंबी लंबी सांसें ले रही थी। जश्न उसे देखते हुए उसकी तरफ बढ़ा। क्या हुआ? उसने उसे देखते हुए पूछा, पर अति ने कोई जवाब नहीं दिया, बस उसकी तरफ देखती रही। अब कुछ बोलोगी या मुझे देखती ही रहोगी? जश्न ने फिर से पूछा, लेकिन अति तो बस अपने होंठ चबाते हुए उसे देख रही थी, जैसे उसके चेहरे का मुआयना कर रही हो। ओह हेलो, मेरी एक तस्वीर ले लो और उसे देखती रहना, क्योंकि तुम्हारे सामने यूं खड़े रहने के अलावा मेरे पास और भी बहुत सारे काम हैं। जश्न ने एटीट्यूड से कहा तो अति बोली, रुकिए, पहले मुझे पता तो कर लेने दीजिए कि आपका मूड गुस्से वाला है या प्यार वाला। प्यार वाला से तुम्हारा क्या मतलब है? वही जब आप प्यारी प्यारी बातें करते हैं। ओह, तो तुम्हें मेरा कौन सा मूड पसंद है, गुस्से वाला या प्यारी प्यारी बातें वाला? वो अति कुछ कहती, उससे पहले ही जश्न की पीछे खड़ी गाड़ी में एकदम जोर से धमाका हुआ और सारी गाड़ी आग में जलकर राख होने लगी। धमाका इतना तेज था कि काफी दूर खड़े जश्न और अति भी अपनी जगह से पूरी तरह हिल गए। अति गिर जाती अगर जश्न उसे अपनी बाहों में ना संभालता तो, लेकिन संभालते संभालते भी उसको लेकर ही नीचे गिर गया। जश्न नीचे था और अति उसके ऊपर, और दोनों उस जलती हुई गाड़ी को देख रहे थे। अति सोच रही थी कि थोड़ी देर पहले जश्न इस गाड़ी में बैठकर निकलने वाला था, और जश्न सोच रहा था कि अगर अति ने उसे रोका नहीं होता और वो उसके पास ना आया होता तो ये गाड़ी अकेले नहीं जलती। इसके साथ उसकी जिंदगी भी जलकर स्वाह हो जाती। धमाके की आवाज सुनकर बाकी घरवाले भी भागते हुए बाहर आए, पर जलती हुई गाड़ी पर नजर जाने से पहले ही उनकी नजर अति और जश्न पर गई, जो एक दूसरे की बाहों में लिपटे नीचे जमीन पर लेटे हुए थे। मनीषा ने गुस्से में मुट्ठियां कस लीं, जबकि रागिनी जी भी दांत पीसते हुए उन्हें देख रही थी, और हर्ष के चेहरे पर भी अलग ही गुस्सा था। बताओ ना, तुम्हें मेरा कौन सा मूड ज्यादा पसंद है? कोई भी नहीं, और ये पागलों वाला तो बिल्कुल भी नहीं। आपके सामने इतना बड़ा धमाका हो गया, आपकी जान जा सकती थी उसमें, कुछ भी हो सकता था आपको, और आपको अभी भी आपके मूड की पड़ी है। मुझे कहा? मेरे मूड की मुझसे ज्यादा तो तुम्हें फिक्र है। हाँ तो और क्या करूं, कभी एकदम आग का गोला बन जाते हैं तो कभी आइसक्रीम की तरह पिघलने लगते हैं। तुम भी तो पिघलती हो। जश्न ने हल्की सी मुस्कुराहट के साथ अपने निचले होंठ को दांतों में दबाकर कहा। तुम मासूम सी अति बिना उसका मतलब समझे बोली, वो तो आप पिघलने पर मजबूर कर देते हैं, और आप ये कब से यूं नीचे लेटे हुए हैं? खड़े हो जाइए और जाकर अपनी कार को चेक कीजिए, जो आपकी तरह कभी भी भड़क उठती है। उसका यूं गुस्से में और बिना जश्न से डरे बोला, जश्न के चेहरे पर एक मुस्कुराहट ले आया। अगर तुम मेरे ऊपर से हटोगी तो ही मैं खड़ा होऊंगा। जश्न ने कहा तो अति ने खुद पर ध्यान दिया, कैसे वो जश्न को बिस्तर समझकर उसके ऊपर लेटी हुई थी। सॉरी, वो मुझे पता नहीं चला। कहते हुए वो ऊपर से हटने को हुई, लेकिन जश्न ने अपनी बाहों से दबाव बनाकर उसे फिर से अपने करीब खींच लिया और मदहोश आंखों से उसे देखते हुए बोला, पहले ये बताऊं तुम्हें मेरा मूड कौन सा पसंद है? उसके इस तरह से देखने और पूछने से अति के दिल में तितलियां उड़ने लगीं। उसके होंठ सूखने लगे, जिन्हें उसने अपनी जीभ फेर कर तर किया, लेकिन जश्न ने उसके होंठों की तरफ जिस तरह से देखा, उसके बाद तो अति का गला तक सूख गया। घर वाले जो कब से उन्हें देख रहे थे और ज्यादा बर्दाश्त नहीं कर पाए तो रागिनी जी ऊंचे स्वर में बोली, जो हादसा होना था हो गया। अब यहाँ यूं लेटे रहने से कुछ हासिल नहीं होगा। सैकड़ों नौकर हैं यहाँ, कुछ तो ध्यान रखो। उनकी कड़कती हुई आवाज सुन अति ने उनकी तरफ देखा, लेकिन वो मुंह बनाकर उसे देखते हुए अंदर चली गई, और साथ ही मनीषा और हर्ष भी। अति ने एक बार फिर से उठने की कोशिश की, लेकिन इस बार फिर जश्न ने उसे और ज्यादा कस लिया और बोला, पहले मेरी बात का जवाब दो, तुम्हें मेरा कौन सा मूड पसंद है? कोई भी नहीं, और ये पागलपन वाला तो बिल्कुल नहीं, अति ने कहा, और इस बार झटके से खड़ी हो गई। जश्न ने गुस्से से उसे देखा, लेकिन वो उसकी तरफ बढ़ता उससे पहले ही अति घर के अंदर भाग गई
और फिर अगले ही पल बाहर आई और नीचे जमीन से कुछ उठाते हुए बड़बड़ाई और जश्न की तरफ देखते हुए वापस चली गई। जश्न का गुस्से वाला चेहरा एक बार फिर से मुस्कुराहट की कैद में आया, लेकिन अगले ही पल वो मुस्कुराहट गायब हो गई जब उसने सामने जलती हुई कार की तरफ देखा जिस पर नौकरों ने पानी डालकर आग को बुझा दिया था। उसकी आंखों में अब भयंकर गुस्सा था। आग लगी नहीं, लगाई गई है, लेकिन जश्न सिंह शेखावत के इरादों से मजबूत उसकी सांसें हैं जिन्हें छीनना किसी इक्की दुक्की के बस की बात नहीं। उसका ड्राइवर सामने ही खड़ा था। उसने इशारा किया तो वो जल्दी से दूसरी गाड़ी ले आया। उस जली हुई गाड़ी को देखकर व्यंग से मुस्कुराते हुए जश्न शेखावत विला से बाहर चला गया। अति अपने कमरे में पहुंच चुकी थी। उसके हाथों में वो फोन था जो जश्न ने उसे दिया था। इसी फोन को लेकर वो उसके पास गई थी ताकि उससे पूछ सके कि इससे फोन मिलाया कैसे जाता है और रिसीव कैसे किया जाता है। लेकिन पूछने से पहले ही वहां इतना बड़ा धमाका हो गया और उसके बाद जश्न की पागलपंती शुरू हो गई। खाता क्या है ये आदमी जो इतनी ऊल जलूल हरकतें और बातें करता है? हाँ, पक्का सारा दिन लोगों के दिमाग खाता होगा, उसने जश्न की तस्वीर को देखते हुए कहा। लेकिन तभी उसकी नजर उस तस्वीर में जश्न के साथ खड़ी लड़की पर गई जो जश्न के गले में बाहें डालकर खड़ी थी। न चाहते हुए भी उसके चेहरे पर एक शिकन सी आ गई। तभी दरवाजे पर किसी की आहट हुई। जल्दबाजी के चक्कर में अति ने दरवाजा खुला ही छोड़ दिया था। जल्दबाजी में अति दरवाजा बंद करना भूल गई थी। अंदर आकर वो अब भी सामने लगी तस्वीर की तरफ देख ही रही थी कि दरवाजे पर किसी के कदमों की आहट हुई। उसने नजर उठाकर देखा तो रागिनी जी दरवाजे पर खड़ी थीं। उन्हें देखकर अति एक बार फिर से सहम गई। रागिनी जी के चेहरे पर इस वक्त बेहद गुस्सा झलक रहा था। आप यहां? उसने सहमते हुए ही पूछा। क्यों? अब हमें हमारे ही घर में कहीं आने जाने के लिए तुम्हारी अनुमति लेनी पड़ेगी? कहते हुए वो अंदर आई। उनकी नजर सामने लगी तस्वीर पर गई तो उनके चेहरे पर एक रहस्यमयी मुस्कान तैर गई। मेरा मतलब वो नहीं था, अति ने कहा और अपना चेहरा हल्का सा झलक लिया। उसके जवाब और उसके झुके हुए चेहरे को देखकर रागिनी जी हल्का सा व्यंग से मुस्कुराई और बोली, तुम जैसी लड़कियों का मतलब हम अच्छी तरह से जानते हैं। उनकी बात सुन अति ने नजर उठाकर उनकी तरफ देखा और बोली, आप मुझे गलत समझ रही हैं, मैं वैसी लड़की नहीं हूं। तुम कैसी लड़की हो ये तो इस बात से ही पता चलता है कि तुम्हें जश्न कहां से लेकर आया है और किस तरह बिना किसी रिश्ते के अपने साथ एक कमरे में रख रहा है। जब तुम्हें ये सब करते हुए शर्म नहीं आई तो हमारे सामने ये ड्रामा क्यों कर रहे हो? जब बिना किसी रिश्ते किसके साथ एक बिस्तर पर सोती हो तब तुम्हें शर्म नहीं? उनकी बातें सुनकर अति की आंखों में आंसू आ गए। रागिनी जी ने उसे देखते हुए मुंह बनाया और बोली, बस तुम्हारे इन्हीं आंखों पर हमारे बेटे जश्न का दिल पिघल गया होगा और तुम जैसी पैरों की धूल को सिर का ताज बनाकर इस घर में ले आया। लेकिन हमारे सामने तुम्हारे ये नाटक नहीं चलने वाले। तुम जैसी लड़कियों से डील करना हमें बहुत अच्छी तरह से आता है। आप सच में मुझे गलत समझ रही हैं। मैं उस जगह पर जबरदस्ती लाई गई थी। उन्होंने मुझे बहुत मारा, डराया, धमकाया, लेकिन फिर भी मैंने ऐसा कोई गलत काम नहीं किया जिससे मेरी आबरू पर दाग। रागिनी जी ने व्यंग और हैरानी से कहा और फिर बोली, जिसका पूरा चरित्र ही मैला हो वो दाग के बारे में बात कर रही है। हे भगवान, कैसा जमाना आ गया है। बेशर्म की तरह तुम अभी भी हमारे सामने खड़े होकर सफाई दे रही हो, पर हमें तुम्हारी बातों में रत्ती भर भी इंटरेस्ट नहीं। तुम जैसी दो कौड़ी की लड़कियां पैसों के लिए कुछ भी करती हो ना। तो आज हम तुमसे वही सौदा करने आए हैं। कीमत बताओ अपनी, हमारे जश्न की जिंदगी से जाने की। मुंह मांगा पैसा देंगे तुम्हें इस घर से जाने का। बस दोबारा कभी लौटकर हमारे बेटे की जिंदगी में मत आना, उसे अपनी शक्ल भी मत दिखाना। अति हैरानी से उन्हें देख रही थी। चुप क्यों हो? बताओ क्या कीमत चाहिए? जितनी कीमत तुम्हें जश्न ने उसके साथ रहने के लिए दी है, हम उससे भी ज्यादा देंगे उसे छोड़कर जाने के लिए। क्या आप लोगों के लिए इंसान सिर्फ खरीदने और बेचने की चीज है? क्या आपके लिए हम जैसे लोगों के जज्बात कुछ मायने नहीं रखते? पर मेरे जज्बातों की आप क्या कदर करेंगी? आप तो अपने बेटे को भी नहीं समझती। अति ने रोते हुए कहा। ए लड़की, मुझे भाषण मत दे, रागिनी जी गुस्से में चिल्लाई। वो अपनी बड़ी बड़ी आंखों से अति को घूरते हुए देख रही थी, जबकि अति भी अपनी नमी भरी आंखों से उन्हें ही देख रही थी, लेकिन अब उसकी नजरें झुक नहीं रही थीं।
रागिनी जी उसे यूं ही घूरते हुए बोली, याद रख तेरी, इस घर के दरवाजे पर भी खड़े होने की औकात नहीं है और तू हमारे सामने जुबान चला रही है। इतनी अकड़ किस बात की है? हाँ, सिर्फ इसी बात की ना कि जश्न का साथ तेरे साथ है। तो भूल मत कि वो तुझे किस जगह से लाया है। अगर वो उस जगह पर आता जाता है तो उसके शौक भी तू समझ रही होगी। आज तू है, कल कोई और होगी और परसों कोई और जब उसका मन भर जाता होगा तो उन लड़कियों का क्या हाल होता होगा, ये तो तू सोच भी नहीं सकती। अच्छा होगा पैसे ले और निकल जा यहां से, वरना ऐसी हालत होगी जीने लायक भी नहीं बचेगी। मुझे नहीं पता कल मेरे साथ क्या होगा क्या नहीं, अगर पता होता तो शायद आज जो मेरे साथ हो रहा है वो कभी नहीं होता। इसलिए समझा रहे हैं तुम्हें, चुपचाप इस घर से चली जाओ, फायदे में रहोगी। तुम्हें जितने पैसे चाहिए वो तुम्हें मिल जाएंगे, उन पैसों से एक नई शुरुआत करना। रागिनी जी ने बदलते हुए स्वर में कहा। अति को देखकर उन्हें लग रहा था कि शायद अब वो उनके आगे कमजोर पड़ रही है। अति ने अपने आंसू साफ किए और बोली, आप यही चाहती है ना कि मैं इस घर से चली जाऊं? तो मैं चली जाऊंगी, लेकिन बदले में मुझे कोई कीमत नहीं चाहिए। अपनी बेशुमार दौलत आप अपने पास ही रखिए। उसकी बात सुनकर रागिनी जी थोड़ी हैरान हुई, लेकिन उनके चेहरे पर एक मुस्कुराहट थी। ठीक है, हम तुम्हारे जाने का बंदोबस्त कर देते हैं, पर एक बार फिर कह देते हैं, अगर तुम्हें कुछ चाहिए तो हम तुम्हारी मदद कर सकते हैं। रागिनी जी ने अब चेहरे पर दया भाव लाकर कहा, आप बस इस घर से निकलने में मेरी मदद कर दीजिए, इसके अलावा मुझे और कुछ नहीं चाहिए। अति ने पलटकर कहा। रागिनी जी के चेहरे पर इस वक्त विजयी भाव थे। उन्होंने अति को जल्दी से तैयार होकर नीचे आने के लिए कहा ताकि उसे इस घर से बाहर भेज सकें। वहीं दूसरी तरफ जश्न के आलीशान ऑफिस में रिसेप्शन पर खड़ा एक शख्स ऊंची आवाज में बात कर रहा था। बुलाइए अपने उस जश्न सिंह शेखावत को, मुझे अभी इसी वक्त उससे बात करनी है। उस शख्स ने गुस्से में चिल्लाते हुए कहा तो सामने रिसेप्शन पर खड़ी लड़की ने परेशानी से उसे देखा और बोली, सर, मैं कितनी बार कहूं आपसे कि सर आपसे नहीं मिलना चाहते। वो ऐसे ही किसी अनजान शख्स से मुलाकात नहीं करते। अगर आपको उनसे मिलना है तो पहले आपको अपॉइंटमेंट लेनी होगी। उसकी बात सुनकर वो शख्स फिर से चिल्लाया, सुमित गर्ग नाम है मेरा, उसे जाकर बताइए, फिर देखते हैं वो मुझसे मिलने के लिए कैसे मना करता है। देखिए, मैं सर को आपका नाम बता चुकी हूं, लेकिन फिर भी वो आपसे नहीं मिलना चाहते हैं और आप इस तरह जबरदस्ती नहीं कर सकते। अगर अब आप चुपचाप यहां से नहीं गए तो मुझे मजबूरन पीएन को बुलाकर आपको यहां से निकलवाना पड़ेगा। अरे ऐसे कैसे निकाल देंगे? उस जश्न सिंह शेखावत ने जबरदस्ती मेरी बहन अति को अपने साथ रखा हुआ है और आप मुझे ही इस ऑफिस से धक्के मारकर बाहर निकाल देंगे। कैसी जबरदस्ती है ये? जैसे ही सुमित ने कहा, रिसेप्शन पर रखा फोन बजा, जिसे सुनने के बाद वो लड़की सुमित को लेकर जश्न कैबिन की तरफ बढ़ गई। सुमित जैसे ही मैं कैबिन में दाखिल हुआ, उसकी आंखें फटी की फटी रह गईं जब उसने अपनी बड़ी बड़ी आंखों से इतना आलीशान ऑफिस देखा। कहो, क्या कहना चाहते हो? जश्न की एकदम कड़क आवाज वहां पर गूंजी तो सुमित के चेहरे पर गुस्सा फिर से उतर आया। जश्न उसके सामने चेयर पर बैठा था। वो जल्दी से उसकी तरफ बढ़ा और उसके गिरेबान को पकड़ते हुए बोला, मेरी बहन अति कहाँ है और क्या किया तूने उसके साथ? मुझे अभी इसी वक्त मेरी बहन से मिलना है। चल, अभी इसी वक्त मुझे उसके पास लेकर चल। उसकी बात सुनकर और उसकी हरकत देखकर भी जश्न के चेहरे पर एक हल्की सी मुस्कुराहट थी, लेकिन अगले ही पल गुस्से से कांपता हुआ उसके चेहरा में किसी राक्षस के चेहरे की झलक दिखाई देने लगी और उसने अपने हाथ सुमित के हाथों पर रखकर उन्हें अपने गिरेबान से हटाया। सुमित के हाथों में नीचे आते आते हड्डियां भी बाहर आने को हो रही थीं। जिस बहन के लिए आज तो चिल्ला रहा है, अगर सच में तो उस बहन का असल भाई होता तो वो मेरे पास होती ही नहीं। अगर एक भाई का फर्ज निभाया होता तो आज यूं कुत्तों की तरह तुझे भौंकने की जरूरत ही नहीं होती, जश्न ने कहा और अगले ही पल एक धक्के के साथ सुमित नीचे फर्श पर था। सुमित गुस्से में जश्न को देखते हुए फर्श से उठा और बोला, वो मेरी बहन है, मैं चाहे हो मर्जी करूं, उससे तेरा क्या लेना देना? तेरी बहन थी, अब तो उसकी परछाई पर भी तेरी परछाई नहीं पड़ने दूंगा। जश्न ने आराम से अपनी चेयर पर बैठे हुए ही कहा, मुझे तो पता ही नहीं था मेरी बहन इतनी मस्त है कि कोई उसके लिए इस कदर दीवाना हो सकता है, वो भी वह शख्स जिसके आगे पीछे सारी दुनिया घूमती है। सुमित ने बेशर्मी से कहा और हंसने लगा, लेकिन उसकी हंसी देखकर जश्न की मुट्ठियां कस गई
कुत्ता हमेशा कुत्ता ही रहता है, लात मारने पर भी भौंकना नहीं छोड़ता, जश्न ने कहा और अपनी चेयर पर से उठा। उसकी बात सुनकर सुमित हंसा और बोला, तुझे बहुत मिर्ची लग रही है। क्या बात है, इतनी पसंद आ गई क्या वो? अगर पहले पता होता तो सीधा उसे तेरे पास ही ले आता। साली, मेरे ऊपर तो बोझ ही थी, पर अब कुछ नहीं हो सकता बॉस। अब उसकी डील जहां हुई है उसे वहीं रहना पड़ेगा। उसकी बेहुदा बातें जश्न का दिल जला रही थी, लेकिन फिर भी वो हंसा और फिर दांत पीसते हुए बोला, हरामी, उसकी बात में सोचना, पहले अपने जिंदा रहने की गारंटी तो ले ले। उसने इतना ही कहा और एक बेल बजाई, जिसके बाद सामने दीवार की तरफ से लगा शीशा 2 हिस्सों में बंट गया। अंदर की तरफ कुछ नहीं दिखाई दे रहा था सिवाय अंधेरे के। वहीं दूसरी तरफ अति अपने कमरे में खड़ी थी। उसके हाथों में वो फोन था जो आप सुबह ही जश्न ने से दिया था। काश मुझे ये चलाना आता होता तो कम से कम एक बार आपकी आवाज ही सुन लेती। मैं नहीं जानती आपके इरादे क्या हैं, लेकिन इन 2-3 दिनों में इतना तो जान ही गई हूं कि आप इतने पत्थर दिल भी नहीं जितना खुद को दिखाते हैं। आपने मुझे उस दरिंदगी से बचाया जिस दरिंदगी के हिस्सेदार कहीं ना कहीं आप खुद भी हैं। अगर आप जैसे लोग उस जगह पर जाएं ही ना तो वैसी जगह कभी दुनिया में बने ही ना। दुआ करती हूं आप आगे से ऐसे राह पर ना चले जिस रास्ते में दूसरों के कदम को सिवाय दर्द के और कुछ न मिले। इतना कहकर उसने वो फोन टेबल पर ही रखा और आंखों में हल्की सी नमी लिए कमरे से बाहर आ गई, जहां रागिनी जी उसका इंतजार कर रही थी। उनके साथ ही एक ड्राइवर भी था। उन्होंने उस ड्राइवर को इशारा किया तो अति उसके साथ आगे बढ़ गई। अति ड्राइवर के साथ गाड़ी में बैठकर शेखावत विला से निकल चुकी थी। उसके जाने के बाद रागिनी जी एक बार फिर से जश्न के कमरे में आई, क्योंकि आज अति की वजह से जश्न के कमरे का दरवाजा खुला था। वहां आने के बाद उन्होंने एक नजर उस कमरे को देखा जिसमें हर तरफ एक लड़की की तस्वीरें थीं जो जश्न के साथ ही थीं। किसी में वो लड़की जश्न के गले में बाहें डालकर खड़ी थी तो किसी में जश्न ने उसे उसकी कमर से पकड़ रखा था। हमने तो सोचा था नियति के जाने के बाद तुम कभी किसी लड़की की तरफ आंख उठाकर भी नहीं देखोगे। उसके गम में अपनी जिंदगी एक खंडहर की तरह बना लोगे जहां पर सिर्फ और सिर्फ अकेलेपन की खाई होगी। लेकिन तुम तो बहुत तेज निकले। तुमने तो अपने पास नाजुक फूल रखने शुरू कर दिए। ऐसे शौक रखने लग गए जिससे सिर्फ एक ही नहीं हजारों लड़कियां तुम्हारे साथ हों। तुम्हारे इस शौक का तो मुझे भी नहीं पता था, पर इस शौक को अगर शौक ही रहने देते तो सही रहता। इस घर में लाकर इसे अपनी आदत बनाकर तुमने बहुत बड़ी गलती कर दी। आज तक इस घर में सिर्फ मेरा राज चला है। मैंने तुम्हारी आंखों में अपने लिए सिर्फ और सिर्फ इज्जत देखी है, लेकिन अब तुम्हारी आंखों में मुझे मेरे लिए बगावत दिखाई देने लगी, जो मुझे बिल्कुल बर्दाश्त नहीं। बीवी छोड़कर चली गई तो उसके गम में तो तुम्हें नशे में धुत होकर एक जगह पर पड़े रहना चाहिए, लेकिन तुम तो अपनी जिंदगी रंगीन करने में लग गए। न जश्न न तुम्हारी जिंदगी में अब रंगों की कोई जगह नहीं। कसम खाई थी तुम्हारी जिंदगी को सिर्फ एक कफन बनाकर रख दूंगी, तो उस कफन पर कोई अपने प्यार की लाली नहीं छिड़क सकता। कहते वक्त उनकी आंखों में नफरत भरी हुई थी। वो व्यंग से मुस्कुराई और आगे बोली, देखा है, मैंने उस लड़की की आंखों में तुम्हारे लिए कुछ तो अलग सा था, और तुम्हारे हाव भाव के तो कहने ही क्या। एक ही दिन में उस लड़की ने तुम पर ऐसा जादू चलाया कि तुमने उसे अपनी जगह पर बैठा दिया। पर आज उस लड़की को मैंने हमेशा के लिए अपने रास्ते से हटा दिया। अपने रास्ते से क्या, अब तो उसका नामो निशान इस दुनिया से ही हट जाएगा। कहते हुए उनके चेहरे की मुस्कुराहट और भी ज्यादा लंबी हो गई। उन्होंने अपने हाथ में बंधी हुई घड़ी की तरफ देखा और बोली, बस कुछ ही सांस बची है उसके पास। भगवान उसकी आत्मा को शांति दे। कहते हुए उन्होंने अपने हाथ जोड़ लिए और फिर एक नजर उस कमरे को देखकर बाहर आ गई। वहीं दूसरी तरफ जश्नकाल बनकर एक कुर्सी पर बैठा था और उसके सामने सुमित को रस्सियों के साथ बांधकर नीचे जमीन पर बिठा रखा था। अमित का सारा चेहरा गहरे जख्मों से भरा हुआ था और कपड़े भी पूरी तरह से पट गए थे, जिनमें से उसका लाल और नीला बदन दिखाई दे रहा था। दर्द से उसकी सिसकियां निकल रही थीं, लेकिन फिर भी वो गुस्सा और नफरत भरी आंखों से जश्न को देख रहा था, जो इस किसी राक्षस से कम नहीं लग रहा था। तुम्हें क्या लगता है मुझे इस तरह मारकर तुम अति को अपने पास रख लोगे? जिन लोगों ने उसे खरीदा है वो उसे कभी भी तुम्हारे पास नहीं रहने देंगे। एक ना एक दिन है उसे अपने साथ ले ही जाएंगे, उसने चिल्लाकर कहा। जश्न ने एक तरफ खड़े आदमी को इशारा किया तो वो आदमी एक तीखा चाकू लेकर सुमित की तरफ बढ़ा। उस चाकू को देखकर सुमित कांपने लगा
और चिल्लाते हुए बोला, तुम ऐसा नहीं कर सकते, तुम मुझे मार नहीं सकते, मुझे मार करें तुम्हें कुछ हासिल नहीं होगा। लेकिन वो आदमी नहीं रुका और उसके बाद सिर्फ सुमित की चीखें सुनाई देने लगीं। वो आदमी चाकू सुमित के बदन के अंदर नहीं बल्कि बाहर बाहर चला रहा था। उसके जिस्म से उसका मांस उधेड़ रहा था। जब सुमित की चमड़ी उसके बदन से कटकर अलग की जाती तो उसकी दर्द भरी चीखें उस जगह पर गूंज जाती, लेकिन वहां पर चिल्लाने का कोई फायदा नहीं था, क्योंकि उन दीवारों के कान जश्न ने बंद करवा रखे थे। कोई जितना भी चिल्लाए, लेकिन वहां से कोई आवाज बाहर नहीं जा सकती थी। जितना वो चिल्लाता उतना जश्न मुस्कुराता। तुम्हें क्या लगता है तुम्हारी ये खास मेहमान नवाजी मैं तुमसे कुछ हासिल करने के लिए कर रहा हूं? ये तुमने सोच भी कैसे लिया कि अति मेरे पास तुम्हारी मर्जी से रहेगी, या तुम ये फैसला करोगे कि उसे कहाँ रहना है और कहाँ नहीं? ये तो तेरे उन कर्मों की सजा है जिसका खामियाजा अति ने भुगता था। पूरे 21 नील थे उसके शरीर पर और 13 गहरे घाव और अनगिनत खरोंचे। ये सब तो बस तुझे वो दर्द महसूस करवाने के लिए है, वरना उसे तो मेरे से वो खुदा नहीं अलग सकता। तो तेरी क्या औकात? कसम से अगर तू साला बनकर रहता तो तुझे मुझसे अच्छा जीजा नहीं मिलता, लेकिन तू तो हरामी निकला। पर फिक्र मत कर, तुझे मुझसे बड़ा हरामी भी नहीं मिलेगा। ताली 2 हाथों से बजती है, लेकिन थप्पड़ के लिए एक ही हाथ काफी होता है। कहते हुए जश्न अपनी जगह से उठा और सुमित के गाल पर ऐसा तमाचा जड़ा कि वो सब कुछ भूल जाए, बस इस थप्पड़ को ना भूले। उसके बाद जश्न ने अपने आदमियों की तरफ देखा और बोला, अगर तुम्हारा मन करे इसकी और सेवा करने का तो कर देना, वरना इसकी हालत देखकर लगता तो नहीं इसे और भूख होगी। उठाओ इसे और बाहर फेंकाओ। अपने हाथ धोने के बाद जश्न वापस केबिन में आ गया और अपना काम करने लगा। शहर से बाहर सुनसान रास्ते पर गाड़ी जाते देख अति को घबराहट होने लगी। उसने रागिनी जी से उसे बस स्टैंड छुड़वाने के लिए कहा था, लेकिन ये रास्ता तो शायद कहीं और ही जा रहा था। उसने परेशान होते हुए ड्राइवर से पूछा, लेकिन ड्राइवर ने कोई जवाब नहीं दिया, बस चुपचाप गाड़ी चलाता रहा। मैं कुछ पूछ रही हूं आपसे, ये आप मुझे कहां लेकर जा रहे हैं? हमें तो बस स्टैंड जाना था ना? अति ने एक बार फिर से पूछा, लेकिन उस ड्राइवर ने इस बार भी कोई जवाब नहीं दिया। अति ने गाड़ी का दरवाजा खोलने की कोशिश की, लेकिन लॉक लगा हुआ था। अचानक ही उसकी गाड़ी की गति एकदम से तेज हुई और फिर एक झटके के साथ रुकी, जिससे अति के सारे बाल उसके चेहरे पर आ गए और वो सामने वाली सीट से टकरा गई। लेकिन जल्दी उसने खुद को संभाला और फिर से गाड़ी का दरवाजा खोलने की कोशिश की। उसकी आंखों में आंसू आ चुके थे, लेकिन इस बार गाड़ी का दरवाजा खुल गया। उसने जल्दी से दरवाजा खोला और बिना देखे ही पीछे की तरफ भागी, लेकिन एक मजबूत इंसान से उसकी टक्कर हुई। वो गिरती उससे पहले ही उस इंसान ने अपनी बाहें उसकी पीठ पर लपेट दी और उसे पूरी तरह से अपने आगोश में ले लिया। अति की हाँफती हुई सांसें उस इंसान को साफ सुनाई दे रही थीं और उस इंसान के जिस्म से आती हल्की हल्की खुशबू अति पहचानने की कोशिश कर रही थी, या शायद पहचान चुकी थी। जश्न जी, उसने मुश्किल से कहा तो जश्न के चेहरे पर एक दिलकश मुस्कुराहट तैर गई। शुक्र है आप आ गए, बहुत डर गई थी मैं। जैसे ही जश्न ने कहा, उसके चेहरे की मुस्कुराहट गायब हो गई। वो अति से अलग हुआ और उसे गुस्से से देखने लगा। अति की आंखें आंसुओं से लबालब भरी हुई थीं। एक बार वो नर्क देख चुकी थी, अब दोबारा उसके बारे में सोचकर ही उसकी रूह कांप रही थी। जश्न का गुस्सा से भरा चेहरा देखकर अब उसे अपनी गलती का एहसास हो रहा था। अब उसे जश्न की दी हुई धमकी भी याद आ गई थी। जश्न ने उसे साफ साफ लफ्जों में कहा था कि वो उस घर से कहीं नहीं जा सकती, न ही किसी और को चाहने से और न ही उसके खुद के चाहने से। उसका गुस्सा से भरा चेहरा देखकर वो पूरी तरह से सहम गई थी। वो कुछ कहती उससे पहले ही जश्न ने उसका हाथ पकड़ा और उसे देखते हुए गुस्से में बोला, मना किया था ना, फिर भी अपनी मनमर्जी की तुमने। पर मैं क्या करती? उन्होंने। कहते कहते अति रुक गई। कैसे वो जश्न के सामने उसकी मां को गलत कह सकती थी, जबकि उसकी खुद की गलती है। उसे किसी के कहने पर वहां से बाहर आना ही नहीं चाहिए था, लेकिन वो भी क्या करती? जश्न पर उसे भरोसा था भी और नहीं भी। उसकी उटपटांग हरकतें कभी कभी उसे असमंजस में भी डाल देती थीं, और ऊपर से रागिनी जी का इतना सब कुछ कहना उसकी बर्दाश्त से बाहर था। उसे चुप होते देख जश्न के चेहरे पर एक व्यंग भरी मुस्कुराहट ठहर गई। उसी वक्त वो ड्राइवर उन दोनों के पास आया और हाथ जोड़कर खड़ा हो गया। जश्न ने उसे देखा और बोला,
आज तुमने साबित कर दिया श्लोक की वफादारी की कोई कीमत नहीं होती। इस दुनिया में सब कुछ खरीदा जा सकता है, लेकिन किसी की वफा नहीं। हमने आपका नमक खाया है साहब। जब तक जिंदा रहेंगे हमारी वफादारी आपके लिए ही रहेगी। श्लोक ने नजरें झुकाए ही कहा। तभी उनके पीछे खड़ी एक गाड़ी में से एक आदमी बाहर आया, जिसके पास एक सूटकेस था। उसने वो सूटकेस जश्न के आगे खोला तो उसमें 2000 के नोटों की बहुत सारी गड्डियां थीं। करीबन 1 करोड़ रुपए होंगे वो। अति हैरानी से वो सब देख रही थी। जश्न ने वो सूटकेस श्लोक के सामने कर दिया और बोला, वफादारी की कीमत नहीं लगा रहे, बस आपके और आपके बच्चों के लिए कुछ करना चाहते हैं। आपकी दूसरे शहर में रहने की व्यवस्था भी हमने कर दी है। हम ये नहीं ले सकते साहब? पहले बहुत एहसान है आपके हम पर। वो आपको एहसान लगते होंगे श्लोक जी, लेकिन मेरे लिए वो मेरा फर्ज था और ये भी मेरा फर्ज ही है। प्लीज मना मत कीजिए, जश्न ने कहा तो अति घूर कर उसे देख रही थी। क्या बंदा है यार ये, काश हमेशा ही ऐसे रहता तो कितना अच्छा होता। पर पता नहीं क्यों उसके लिए तो हमेशा सूतली बॉम्ब बनकर घूमता रहता है, क्या पता कब फट जाए। श्लोक के जाने के बाद जश्न ने फिर से अति की तरफ देखा और भाई साहब जिस गुस्से से देखा, बस अति मन में यही बोल पाई, प्लीज फटना मत। लेकिन जश्न ने भी कुछ नहीं कहा, बस यूं ही उसका हाथ पकड़ उसे अपनी गाड़ी की तरफ लेकर आया। अति जल्दी से खुद ही गाड़ी का दरवाजा खोलकर अंदर बैठ गई। दोनों घर के बाहर पहुंचे तो रागिनी जी ने गाड़ी की आवाज सुनी। दरवाजे पर पहुंचा तो वो जल्दी से उसकी तरफ भागी और बोली, शुक्र है तुम घर आ गए। मैंने तुम्हें कितने फोन किए, लेकिन तुम्हारा फोन मिल ही नहीं रहा था। मुझे तो तुम्हारी चिंता हो रही थी कि कहीं वो लड़की तुम्हें कोई नुकसान ना पहुंचा दे। उनकी बात सुनकर जश्न ने प्रश्नसूचक नजरों से उन्हें देखा तो वो आगे बोली, मैंने कहा था ना तुमसे कि ऐसी लड़कियां विश्वास के लायक नहीं होती। देखा तुमने अब उस लड़की ने क्या किया। तुमने उसे सर आंखों पर बिठाकर रखा और वो लड़की लाखों के गहने चोरी करके भाग गई। पर कोई बात नहीं, कम से कम तुम्हारे सामने अब उसकी सच्चाई तो आई। अति, जश्न ने पुकारा तो अति जल्दी से दरवाजे पर आकर उसके साथ आकर खड़ी हो गई। अति को जश्न के साथ देखकर रागिनी जी को अपनी जिंदगी का सबसे बड़ा झटका लगा। उनका पूरा शरीर पसीने से भरने लगा और हाथ पैर कांपने लगे। जश्न आगे बढ़ा और उनके कंधों पर हाथ रखते हुए बोला, आप फिक्र मत कीजिए मां, गहनों का क्या है, और बन जाएंगे। पर आजकल किसी पर भी भरोसा नहीं किया जा सकता। हमारा इतना पुराना ड्राइवर इसे किडनैप करके ले जा रहा था। ये तो शुक्र है अति सही सलामत है, वरना इसे कुछ हो जाता तो। उसने अपनी बात अधूरी ही छोड़ दी। उसकी आंखों में बेहिसाब गुस्सा था, लेकिन बातों में मिश्री घुली हुई थी। रागिनी जी ने उसकी बात सुनकर अपना सूखता हुआ गला थूक गटक कर तर किया। ये जानकर कि अति ने जश्न को कुछ नहीं बताया, उन्हें ऐसा महसूस हो रहा था जैसे किसी ने उन्हें जीवन दान दे दिया हो। जश्न अति का हाथ पकड़कर अंदर आया। अति सहमी हुई रागिनी जी को देख रही थी और वो बेहिसाब गुस्से और नफरत से वो उसका हाथ पकड़े ही सीढ़ियों की तरफ बढ़ा, लेकिन फिर रुककर बिना पलटे ही बोला, महाशिवरात्रि की तैयारियां हो गई ना? हाँ हाँ बस हो गई लगभग। महाशिवरात्रि कल है तो बाकी की तैयारियां भी कल तक हो जाएंगी। रागिनी जी ने तुरंत जवाब दिया। उसी वक्त मनीषा हाथों में सेब लिए ठूंसती हुई उस तरफ आई तो अति को देखकर उसने जल्दी से सेब एक तरफ फेंका और उसका हाथ पकड़कर चीखते हुए बोली, चोरनी कहीं की, तू वापस आ भी गई? बता मेरे सारे गहने कहाँ हैं? तुझे छोड़ूंगी नहीं मैं। उसके इस तरह कसकर बांह पकड़ने से अति की आह निकल गई। छोड़ूंगा तो मैं नहीं, आपको अगर एक बार भी और आपने अति के साथ इस तरह से बदतमीजी से बात की तो। जश्न गरजा तो मनीषा ने जल्दी से उसका हाथ छोड़ दिया। जश्न ने हल्का सा मुस्कुराकर मनीषा की तरफ देखा और बोला, वो गहने आप अपने मायके से तो लाई नहीं होंगी, सारे इस घर में ही मिले होंगे, तो सब्र रखिए और भी मिल जाएंगे। मनीषा मुंह बनाकर अति को देखती ही रह गई और जश्न उसे अपने कमरे में भी ले गया। सासू माँ, मुझे मेरे सारे गहने वापस चाहिए। आप मुझे अभी उस लड़की से मेरे सारे गहने वापस दिलाइए। मनीषा ने रागिनी जी के पास जाकर कहा तो रागिनी जी ने गुस्से से उसे देखा और फिर गहनों की जगह एक थप्पड़ उसके चेहरे पर जड़ दिया। बद्द दिमाग औरत, वो बड़बड़ाई और फिर अपने कमरे की तरफ बढ़ गई। मनीषा उन्हें जाते देख गुस्से से घूर रही थी। जश्न जी, मुझसे जैसे मर्जी बात करें, लेकिन आपकी हिम्मत कैसे हुई मुझे थप्पड़ मारने की? आपको ये थप्पड़ बहुत महंगा पड़ेगा। सासू माँ,
उसने आंखें बड़ी करते हुए कहा। अति जश्न के साथ कमरे में आई तो जश्न को देखते हुए बोली, मैंने कोई चोरी नहीं की, आपने तो देखा था मेरे पास कुछ नहीं था। चोरी तो तुमने बहुत बड़ी की है, जिसका हिसाब तुम्हें अब देना पड़ेगा, जश्न ने कहा और अपनी शर्ट के बटन खोलने लगा। जश्न को यूं अपनी शर्ट उतारते देख अति की आंखें बड़ी हो गईं। मैंने सच में कोई चोरी नहीं की। उसकी आवाज अटकने लगी थी। जश्न का बिना कपड़ों का ऊपरी बदन तो उसकी सांसें अटका दे। आवाज तो चीज ही क्या थी। उसका वो 42 इंच का सीना, वो भी पूरी तरह से टेंड, उभरे हुए मसल्स और 8 पैक एब्स, और सबसे कातिलाना उसका वो कानों में पहना हुआ डायमंड स्टड जो उसके हुस्न की चुगलियां करता था। जश्न उसकी तरफ बढ़ने लगा तो वो पीछे खिसकने लगी और दीवार से जा लगी। उसे यूं दीवार से लगते देख जश्न के चेहरे पर एक हल्की सी मुस्कुराहट ठहर गई। उसने दोनों हाथ दीवार पर रखे और अति के ऊपर पूरी तरह से झुककर बोला, अगर कहो तो दीवार से एक सुरंग निकलवा दूं, फिर जितना मर्जी पीछे होना, पर याद रखना जितनी मर्जी कोशिश कर लो मुझसे दूर नहीं जा सकती। डरती नहीं हूं मैं आपसे, और आपसे क्या किसी से भी नहीं डरती मैं। अति ने फिर से अटक अटक कर कहा तो जश्न के चेहरे पर एक मुस्कुराहट फिर से तैर गई। वो बिल्कुल अति के चेहरे के करीब आया और बोला, अच्छा, फिर गाड़ी से उतरकर भागते हुए मेरे सीने से क्यों आ लगी थी और ये क्यों कहा कि शुक्र है आप आ गए। बहुत डर गई थी मैं, वो तो मैंने ऐसे ही कह दिया था, अति ने अपनी थूक गटकते हुए कहा। जश्न के इतने करीब होने से उसकी जान हल्क में अटकी हुई थी। कपड़े उतारो, जश्न ने अब उसके ऊपर से हटकर कहा तो अति के चेहरे का रंग उड़ गया। वो हैरानी के जश्न को देखती रही। क्या हुआ, यूं सहम क्यों गई, कपड़े नहीं बदलने क्या तुम्हें? जश्न ने फिर से गंभीर होकर कहा तो अति का मुंह बिल्कुल उतर गया। जश्न ने व्यंग से होंठ हल्का सा ऊपर उठाया और बोला, मैं एक ही बात बार बार नहीं कहता, कपड़े उतारो। अति ने अपना होंठ हल्का सा बाहर निकाला और नाक फुलाकर जश्न को देखने लगी। क्यूटनेस ओवरलोडेड, छोटी सी नाक, वो भी बिल्कुल लाल, और आंखों में हल्की हल्की नमी। उसने जश्न को हल्का सा धक्का दिया और बोली, जब देखो आप यूं ही मेरे साथ जबरदस्ती करते रहते हैं, बात बात पर कपड़े उतारते रहते हैं, कभी अपने कभी मेरे। आपको पता भी है कपड़े उतारने से क्या होता है? मुझे तो नहीं पता, तुम्हें पता है तो तुम ही बता दो, कपड़े उतारने से क्या होता है? जश्न ने सवाल कर ही लिया तो अति के चेहरे का रंग एकदम फीका पड़ गया। मुझे कुछ नहीं पता, उसने नजरें चुराते हुए कहा। जश्न एक बार फिर से उसके करीब आया और उसके ऊपर झुककर उसकी आंखों में देखते हुए बोला, अब तो या तो तुम्हें मेरे सवाल का जवाब देना होगा या यहीं खड़े खड़े कपड़े उतारने होंगे। मेरे साथ जबरदस्ती करके मुझे डरा रहे हैं ना? आप यही चाहते हैं ना कि मैं मान लूं कि मुझे आपसे डर लगता है? हाँ, चाहता तो यही था, लेकिन अब तो मुझे मेरे सवाल का जवाब ही चाहिए, जश्न ने कहा और फिर उसके कानों के बिल्कुल करीब आकर फुसफुसाते हुए बोला, कपड़े उतारने से होता क्या है? अति बेचारगी से उसे देख रही थी। वो अब कैसे उसे बताए कि क्या होता है। जब जश्न उसके सामने कपड़े उतारता है तो वो कितनी कोशिश करती है अपनी आंखों को इधर उधर मटकाने की, लेकिन वो कमबख्त तो बस उसके ऊपर ही टिक कर ही रह जाती है। गला सूखने लगता है और होंठ थर थर कांपने लगते हैं। पेट में तितलियां से उड़ती है और रोंगटे खड़े हो जाते हैं। शरीर में कुछ कुछ होने लगता है। वो गंदा गंदा नहीं सोचती, लेकिन फिर भी उसने अजीब अजीब से ख्याल आने लगते हैं। जश्न ने जब पहली बार उसे किस किया था तो वही फीलिंग दोबारा आने लगती है। और अगर उसे यह सब होता है तो क्या जश्न को भी ऐसा कुछ महसूस होता होगा? वो तो उससे कितना बड़ा है, क्या उसके शरीर में भी कुछ ऐसे ही एहसास होते होंगे? और वो तो एक आदमी है। कालिंदी के कोठे पर उसने सब लड़कियों से सुना था कि मर्दों को क्या क्या इच्छाएं होती हैं, और जब उनकी इच्छाएं पूरी नहीं होती तो वो लड़कियों के साथ क्या करते हैं। और उनकी वो पहली किस तो अति को भी इतनी याद आती है। क्या उसे भी वो सब याद आता होगा? सोचते सोचते ही अति को उनकी पहली किस याद आने लगी और उसने अपने होठों पर हल्की सी जीभ फेर ली। बताओ ना, चुप क्यों हो? और अगर कुछ मन कर रहा है तो बता दो। छी, कितने गंदे हैं आप, कहते हुए अति ने मुंह बनाया। हद है, इसमें गंदे वाली क्या बात है? मन तो कुछ भी हो सकता है, कुछ खाने का, कुछ पीने का।
हाँ, वो अलग बात है जो तुमने सोचा, वो गंदा होकर भी बहुत अच्छा है। कहते हुए जश्न ने भी अपनी जीभ बाहर निकाली और ऊपर के होंठ पर घुमाने लगा। अति का मन कर रहा था अपना सिर दीवार पर पीट ले। ये शख्स हर बार उसे अपनी बातों में फंसा लेता है। आप तो मुझसे गुस्सा थे ना, मैं आपको बिना बताए चली गई, तो अब अपना गुस्सा निकालिए मुझ पर। तुम फिक्र मत करो, उसका हिसाब तो अच्छे से लिया जाएगा। लॉग, तुम पहले मेरे सवाल का जवाब दो या फिर सजा पूरी करो। मैं क्या करूं? मैं क्या करूं? हाय, मैं क्या करूं? फिलहाल तो अति के दिमाग में सिर्फ ये 3 लफ्ज ही तबाही मचा रहे थे। ठीक है, मैं मानती हूं मुझे आपसे डर लगता है। ये मेरे सवाल का जवाब नहीं। जश्न ने अति की बात को काटते हुए कहा। अति अब पूरी तरह से खींच गई। उसने जश्न को गुस्से में देखा और बोली, मैं अच्छी तरह से जानती हूं आप क्या चाहते हैं। कहते हुए ही उसने अपनी कुर्ती के आगे के लगे 2 बटन खोल दिए। यही चाहते थे ना आप, तो यही सही। 1 मिनट के अंदर ही अति अपने सारे कपड़े उतार चुकी थी, सिर्फ इनरवियर को छोड़कर। उसने अपनी आंखें बंद कर ली थीं, लेकिन जश्न की आंखें खुली थीं। उसके चेहरे पर एक मुस्कुराहट थी। हो रहा है क्या कुछ? अब उसका फिर वही सवाल सुनकर अति और भी ज्यादा खींच गई। वो हल्का गुस्से में चीखते हुए बोली, मेरा जवाब छोड़िए, पहले आप बताइए, क्या आपको कुछ नहीं हो रहा? उसका वो सवाल और उसके चेहरे की मुस्कुराहट और भी बड़ी हो गई। उसकी मुस्कुराहट से अति और भी ज्यादा चिढ़ रही थी। उसने उसे हल्का सा धक्का दिया और अपने ऊपर कुछ ओढ़ने के लिए आगे बढ़ी, लेकिन जश्न ने उसका हाथ पकड़ा और फिर से दीवार से लगा दिया। इस बार उसके चेहरे पर कोई मुस्कुराहट नहीं, गहरी शांति थी। उसने झुककर उसकी आंखों में देखा और बोला, मैं वो नामर्द नहीं जिसकी नीयत किसी लड़की को पूरे कपड़ों में देखकर भी बिगड़ जाए। मैं वो मर्द हूं। लड़कियों के कपड़े, क्या वो खुद भी खुद को मुझे सौंपना चाहे तो मेरी नीयत नहीं बिगाड़ सकती? अति उसका जवाब सुनकर उसकी तरफ देखती रह गई। क्या सच में इस शख्स की सच्चाई यही है जो उसके होठों से बयान होती है, या वो जो उसने दूसरों के मुंह से सुनी? अलमारी से दूसरे कपड़े लो और पहन लो, जश्न ने कहा और पलट गया। अति की आंखें नम हो चुकी थीं। क्या सच में मैं इनके बारे में गलत सोच रही हूं? ये वैसे बिल्कुल नहीं जैसे सब कह रहे हैं। तो फिर ये उस गंदी जगह पर क्यों आते थे रोज? अति खड़ी सोच ही रही थी। उसे जश्न की ठंडी उंगलियां अपनी गर्दन पर महसूस हुई। आगे जारी है। अगला पार्ट आप सब लोगों के कमेंट्स पर निर्भर। अगर आपको ये कहानी पसंद आई तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि आप आगे भी रोमांचक कहानियों का आनंद ले सकें। साथ ही इंस्टाग्राम पर फॉलो करना ना भूलें। वहां आप मुझसे सीधे जुड़ सकते हैं और कहानी से जुड़े हर सवाल का जवाब पा सकते हैं। आपका प्यार और समर्थन ही हमें नई कहानियां लाने के लिए प्रेरित करता है। धन्यवाद।